ओके, सो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू सॉइल मैकेनिक्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो पहला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ सॉइल और एक फ्रेश स्टार्ट देते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले सॉइल, जैसे कि मैंने बात की, सॉइल क्या है? एक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक से बनता है। और ये इसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है और एयर भी। तो अब उसी को कंटिन्यू करते हैं कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मैंने क्या बोला था? एक टेक्निकल वर्ड आ गया था, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग मतलब रॉक्स का धीरे 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 घिसते जाना और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। लेकिन वेदरिंग हुई कैसे? यही तो चीज समझनी है आप। बचपन में हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि वेदरिंग दो तरह से होती है। एक तो होती है फिजिकल वेदरिंग, एक होती है केमिकल वेदरिंग। इसको अभी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अभी समझते हैं। ठीक है, तो वेदरिंग हुई फिजिकली और केमिकली। सेकेंड पॉइंट क्या है? सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। अब होता क्या है, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स हुई कैसे एक्चुअली? तो ये ना एक पहाड़ था, पहाड़, एक रॉक था हमारे पास, दिस वन। सो एक, हाँ, तो ये देखिए, ये एक पहाड़ था, रॉक था। अब रॉक जो होता है नॉर्मली, जो हमारा पहाड़ है, रॉक तीन तरह के होते हैं। एक होता है इग्नियस रॉक, वन इज मेटामॉर्फिक रॉक, और एक होता है सेडिमेंट्री रॉक। सर क्या क्या? इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री। अभी मेटामॉर्फिक से हमें कोई लेन देन। तो जो भी हमारा पहाड़ होता है उसमें लावा होता है। आप सब जानते हैं कि वॉल्केनो की तरह लावा निकल के बाहर आता है। तो जो वॉल्केनो होता है उसके अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट होता है वो इग्नियस रॉक होता है। अभी के लिए इतना याद रख लेंगे कि एक जो पहाड़ है, जो वॉल्केनो टाइप कोई भी माउंटेनियस या अपहीवल स्ट्रक्चर है, उसमें इग्नियस रॉक होता है। और उसमें से जो लावा निकलता है वो यहाँ पर सेडिमेंट्स की तरह जमा हो जाता है ऐसे। इसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। और यहाँ पर जो रॉक बनता है फिर फाइनली जो ड्राई हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो दैट रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो रॉक मतलब वॉल्केनो से लावा निकला और वो लावा बाहर आके स्टोर हो गया, वो सेडिमेंट्री रॉक था। और वॉल्केनो में खुद जो रॉक था वो इग्नियस रॉक था। ठीक है, अब ये जो रॉक यहाँ से निकला, ये सेडिमेंट्स यहाँ पर तो रहेंगे नहीं भाई, ग्रेविटी इसको नीचे को बुलाएगी। तो इधर आके थोड़े बहुत रुक जाएंगे और बाकी के ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट होके कहीं और जगह जाके ये अपनी ढेरी लगा देंगे, यानी कि दे विल वहां पे जाके डिपॉजिट कर जाएंगे। और डिपॉजिट करते करते आफ्टर लाइक 1000 years तो वो एक अपहीवल बन जाएगा, यानी कि एक पहाड़ और खड़ा हो जाएगा। फिर उसका टेम्परेचर राइज करेगा तो हो सकता है कल को इधर वॉल्केनो बन जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है सारी सॉइल फॉर्मेशन। सर सॉइल फॉर्मेशन कहाँ हुई? अभी बताते हैं। सॉइल फॉर्मेशन बनी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो अप डिपॉजिट शुरू हुए वो ऑब्वियसली दिस वाज द सॉइल फॉर्म्ड। सॉइल तो वैसे यहाँ पे भी बन गई, ट्रांसपोर्ट होने के दौरान भी सॉइल कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होती गई, और फाइनली जहाँ पे आके डिपॉजिट हुई वहां पे एक डिफरेंट टाइप की सॉइल निकल के आई। सो इसी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ? वेदरिंग। वेदरिंग के बाद क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन। सेडिमेंट्स बने, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ। सो वेदरिंग के बाद सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स के बाद ट्रांसपोर्टेशन, एंड थर्ड डिपोजिशन। और डिपोजिशन होने के बाद अपहीवल बन गया। इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को बोलते हैं पेडोजेनेसिस। क्या नाम बोलते हैं? नोटेड डाउन, नोट कर लो सारे भाई। पेडोजेनेसिस। ठीक है, पेडोजेनेसिस मतलब सॉइल का बनना। जब रॉक से, पत्थर से सॉइल बन जाए तो उसे पेडोजेनेसिस बोलते हैं। और अगर, अब देखो ये सॉइल थी, ठीक है, सॉइल पे डिपॉजिट होता गया होता गया होता गया होता गया, और एक टाइम आया कि इसी सॉइल से ये रॉक बन गया, अपहीवल बन गया, तो उसे बोलते हैं लिथिफिकेशन। कि जब सॉइल से कोई अपहीवल रॉक बन जाए तो उसे बोलते हैं लिथिफिकेशन। तो दो प्रोसेसेस आई, एक पेडोजेनेसिस
और एक लिथिफिकेशन। क्या सबको क्लियर आया कि नहीं आया? तो पैडोजेनेसिस, लिथिफिकेशन। अब हमें इन सारी की सारी प्रोसेसेस को धीरे धीरे करके समझना। सॉइल फॉर्मेशन में सबको समझ में आ गया कि भाई एक होती है वेदरिंग, फिर होती है ट्रांसपोर्टेशन, फिर होती है डिपोजिशन, और फिर बनता है अपहीवल। रॉक हमने समझ लिया कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक क्या होता है? जिसमें जो लावा है वो सॉलिडिफाई कर जाता है, ज्यादातर से वॉल्केनिक रॉक होता है। सेडिमेंट्री वही कि भाई जब लावा ही सॉलिडिफाई करके बाहर को आता है तो वो सेडिमेंट्स बनाता है, दैट इज सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक से अभी अपने को कोई लेना देना नहीं, जहां जरूरत होगी अभी, ठीक है। और एक और रॉक होता है मिनरल पेरेंट रॉक। इसके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज मिनरल पेरेंट रॉक। तो सबसे पहली स्टेज ऑफ वेदरिंग इज सबसे पहली स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज वेदरिंग। सो वेदरिंग क्या है? कोई भी रॉक है, ठीक है, उसकी जब डिग्रेडेशन हो जाती है, जब उसकी इरोजन हो जाती है, तो उसको वेदरिंग बोलते हैं। अब वेदरिंग के दो कारण होते हैं। एक तो होती है वेदरिंग फिजिकली, फिजिकली मतलब इन्वायरमेंट से, नेचुरली। जैसे हवा इतनी तेज बह रही थी कि पत्थर की इरोजन होनी चालू हो गई। पानी तो ऑब्वियसली पानी का बहाव पत्थर की इरोजन कर देता है। आइस जमा होके, आइस में क्या होता है? फ्रीज कर जाता है, फिर क्रैक करता है, फिर मेल्ट करता है। तो फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग, यानी कि फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग क्या करते हैं? क्रैक्स पैदा कर देते हैं आइस में। मान लो ऐसे कोई स्ट्रक्चर जमा हो, तुम क्या करो? तुम फ्रीजर में बोतल जमा दो, और जब बोतल जमा दोगे उसको निकालोगे ना, अगर कहीं जोर से मार दोगे बोतल तो टूट जाएगी, एकदम बिखर जाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि वो किस मीडियम की बनी हुई है। तो वही होता है कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग करने से क्रैक आ जाते हैं। टेम्परेचर, कोई चीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, जैसे ग्लेशियर्स में अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो जब वो पिघलेगा तो प्रेशर बन जाएगा और बहाव से ऑब्वियसली इरोजन हो जाएगी। ग्रेविटी तो है, ये कोई चीज फॉल करेगी अगर बहुत ज्यादा हाइट से, तो उसमें इरोजन होती है, वेदरिंग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल वेदरिंग। तो एजेंट्स, ये सारे क्या थे? एजेंट्स आर विंड, वाटर, आइस, टेम्परेचर एंड ग्रेविटी। विंड समझ में आता है, वाटर समझ में आ गया, आइस समझ में आ गया, टेम्परेचर, ग्रेविटी। और ये देखिए, ये क्या लिखा है थर्ड पॉइंट? पेरेंट रॉक मिनरल नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देख, मान लो ये रॉक था, ठीक है, ये वही वाला रॉक है, पहाड़ वाला। ये रॉक था, इसका नाम था गोलू, इसका नाम था गोलू। अब भाई ये इधर आया पहले, फिर इधर का गया, मतलब इधर आया, ठीक है, फिर इधर तक पहुंच गया ये गोलू इधर पहुंच गया। अब वो कौन लेके गया? इनमें से कोई लेके गया होगा, हवा, पानी, आइस, टेम्परेचर, ग्रेविटी। अब ये इधर पहुंच गया, इसमें अभी भी सारी प्रॉपर्टीज गोलू वाली है। बेशक इसका हो सकता है इसका साइज कम हो गया हो, साइज में छोटा हो गया, लेकिन कहते हैं ना डीएनए, वैसी इसकी सारा का सारा डीएनए किसके साथ? अभी भी गोलू के साथ ही मैच हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। पेरेंट रॉक का मिनरल कंटेंट जब चेंज नहीं होता है, यानी कि इसका मिनरल जो है, रॉक मिनरल, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है इतनी ट्रांसपोर्टेशन के बाद। सो दैट वेदरिंग इज फिजिकल वेदरिंग। और केमिकल वेदरिंग तो समझ में आ ही रहा है। केमिकल वेदरिंग क्या? कि मिनरल कंटेंट चेंज कर गया। मिनरल कंटेंट क्यों? केमिकल्स है ना भाई। केमिकल्स क्या है? अब रिएक्ट कर जाना। एक्चुअली केमिकल सिंपली ये मतलब होता है कि किसी चीज का रिएक्ट कर जाना। रिएक्ट कर जाना जैसे क्या? ऑक्सीडेशन हो जाना, ऑक्सीजन के साथ रिडक्शन भी हो सकती है, हाइड्रेशन, पानी के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो वो सब चीजें अल्टीमेटली वेदरिंग ही करेंगी। लेकिन वो सब चीजें ऐसी हैं कि एक बार रिएक्शन हो गया तो मिनरल कंटेंट उसमें जो भी होगा वो चेंज कर जाए, और जैसे ही मिनरल कंटेंट चेंज करेगा तो वो वेदरिंग की टाइप केमिकल वेदरिंग हो जाएगी, फिजिकल वेदरिंग
नहीं रहेगी। कहानी समझ में आई? दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। और ये सारी की सारी सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस। और सॉइल फॉर्मेशन तो पेडोजेनेसिस, रॉक फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिथिफिकेशन। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? आई होप ये सारी की सारी बात सबको क्लियर होगी कि बहुत ही सिंपल सी कहानी है जो अभी तक मैंने बताई। अब हमें सेकेंड स्टेज पे जाना है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेज एंड वी विल मूव ऑन टू सेकेंड स्टेज, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन एक साथ ही अपन देख रहे होंगे अभी। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन, राइट? ट्रांसपोर्टेशन नाम से समझ में आता है कि भाई पहाड़ पे जब वेदरिंग हो गई, देखो कहानी मैं बता देता हूँ तुम्हें समझ। तो एक ये पहाड़ था, इस पे वेदरिंग हो चुकी थी, तो अब ये यहाँ पे पहुंच गए थे। अब ये पहुंच गए तो नीचे भी आएंगे, नीचे भी आएंगे और ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट भी बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जब ट्रांसपोर्ट हुआ और ये यहाँ पर जो सॉइल पहुंची, जो सॉइल के पार्टिकल पहुंचे, उसको क्या नाम दिया गया? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और जो यहीं पर रह गए, जो यहीं पर रह गए, देखो ये पहाड़ था, यहाँ से सॉइल ऐसी आई, ये इधर ही रह गए, कुछ पार्टिकल इधर ही रह गए। ठीक है, दिख रहे हैं? उसके बाद कुछ पार्टिकल आगे को बढ़ गए और जो आगे को बढ़कर यहाँ तक पहुंचे वो ट्रांसपोर्टेड, जो यहीं पर रह गए वो रेसिडुअल सॉइल। तो जो यहीं पर रह गए उनको नाम दिया गया रेसिडुअल सॉइल, और जो ट्रांसपोर्ट हो गए उसको नाम दिया गया ट्रांसपोर्टेड सॉइल। पर देखो ये ट्रांसपोर्ट आखिरकार हुए क्यों? जो यहाँ पर सॉइल है ये ऑलमोस्ट, इनमें बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वीक होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एक तो इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है और दूसरा इस पे विंड और वाटर और आइस और ग्रेविटी, इन सब का ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट करने की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा है। तो रेजिडुअल सॉइल समझ में आ गया? रेजिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है जिसके सॉइल पार्टिकल्स रुक जाते हैं, यानी कि उधर ही सस्टेन कर जाते हैं। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो सॉइल है जिसके सॉइल पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ अब एक बात देखिए, मैंने पहले जब ये एग्जांपल ली थी तो मैंने कहा था कि ये गोलू है और गोलू, मान लो यहाँ तक गोलू ही था, बिल्कुल एग्जैक्ट गोलू था, ठीक है, बट वो यहाँ से यहाँ तक भी गोलू ही रहा, तो वो फिजिकल वेदरिंग से हुआ। लेकिन गोलू का मैंने बोला था साइज रिड्यूस हो सकता है, शेप वगैरह चेंज हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसको रास्ते में बहुत सारी दुविधाएं फेस करनी पड़ी। जैसे तुम जो 10th में थे, ठीक है, तुम आज भी वही हो, लेकिन आज थोड़े से बदल चुके हो, है ना? काफी कुछ बदल चुका है तुम्हारे बॉडी शेप, वो सब, मेंटली आप ग्रो किए होंगे, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। उसी तरह से ये चेंजेस क्यों आए? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो इसीलिए हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो सेडिमेंट्स का हो रहा है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उन्हीं सेडिमेंट्स पे। सेडिमेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो सेडिमेंट्स के जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसका सेडिमेंट्स पर क्या असर पड़ता है वो हमें समझना है। तो वही समझना है तो उसकी कहानी शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला है वाटर। अगर पानी की वजह से मेरा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करता है, अगर एयर की वजह से मेरा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करता है, अगर आइस की वजह से, ग्रेविटी की वजह से और ऑर्गेनिज्म से, तो अगर पानी की वजह से मेरा सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट करता है तो उसके साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसका साइज रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। एयर की वजह से कहता है हाँ, साइज फिर से रिड्यूस कर जाएगा।
आइस की वजह से करता है, हाँ साइज रिड्यूस करेगा, अच्छा खासा रिड्यूस करेगा। ग्रेविटी तो बहुत अच्छा, लेकिन रिडक्शन क्यों हो रहा है ये समझ। इस पानी के केस में रिडक्शन हो रहा है ड्यू टू अब्रेशन या सस्पेंडेड लोड या इम्पैक्ट। तो तीनों ही चीजें हो सकती हैं। पानी अब्रेशन भी कॉज कर सकता है, यानी कि घिसाव भी पैदा कर सकता है, आराम से एकदम से झटके से भी इम्पैक्ट डाल के भी रिडक्शन कर सकता है। एयर, एयर में क्या होता है, एयर में रिडक्शन कैसे होती है, बहुत ज्यादा विंड प्रेशर आता है फिर रिडक्शन होती है। आइस, आइस तो भाई फ्रीज करके फिर जब टूट डालता है ना तो साइज अच्छा खासा रिड्यूस हो जाता है। ग्रेविटी तो इम्पैक्ट, ग्रेविटी में कौन सा फोर्स है, इम्पैक्ट। ऑर्गेनिज्म में बहुत ही कम साइज रिड्यूस होता है, बेसिकली उसका जो मेजर इफेक्ट है वो है अब्रेशन। ठीक है, फिर शेप एंड राउंडनेस। पानी देखो, आपने नदी देखी होगी, नदी के आसपास गोल पत्थर होते हैं ज्यादातर, है ना। तो पानी जो है सेडिमेंट्स पे उनकी शेप में क्या इफेक्ट डालता है, तो उनको गोल कर देता है। पानी की वजह से अगर ट्रांसपोर्टेशन हुआ है किसी सॉइल का, तो वो सॉइल पार्टिकल गोल मिलेगा, दैट इज राउंडेड पार्टिकल। अगर हवा की वजह से हुआ है, देन ऑल्सो राउंड पार्टिकल। अगर आइस की वजह से हुआ है, तो आइस में क्या होता है, एंगुलर, एंगुलर मतलब ऐसी शेप डिस्टॉर्टेड सी। और सोल्ड मतलब जूते वाली शेप, सोल्ड मतलब जैसे जूता होता है वैसे ही शेप। एग्जैक्टली अगर मैं बना के बताऊं आपको, इसको रेज करते हैं, ये देखो थोड़ा सा ऐसे और फिर सेमी सर्कल। ठीक है, ताले वाली शेप, मतलब जस्ट लाइक लॉक, तो ऐसी शेप होती है सोल। और एंगुलर एंड नॉन स्फेरिकल, तो नॉन स्फेरिकल आप समझ। तो शेप एंड राउंडनेस, तो अगर पानी है तो राउंड ही मिलेगा सॉइल पार्टिकल, अगर एयर है तो फिर भी राउंड मिलेगा, अगर आइस है तो एंगुलर एंड सोल्ट, और अगर ग्रेविटी है तो एंगुलर एंड नॉन स्फेरिकल। उसके बाद सरफेस टेक्सचर, तो तीसरी प्रॉपर्टी है जिसपे इफेक्ट पड़ेगा ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट, दैट इज सरफेस का टेक्सचर कैसा है। देखो, जो भी वाटर वाले पार्टिकल्स वाटर से ट्रांसपोर्ट होते हैं सेडिमेंट्स, वो ऑब्वियसली आपने देखे होंगे पॉलिश्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा शाइनी से रहते हैं, है ना। लेकिन एयर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है फ्रॉस्टेड। फ्रॉस्टेड कैसा होता है ये भी देख लो। फ्रॉस्टेड होता है, ये देखो, ये होता है फ्रॉस्टेड, ऐसे ऐसे बने होंगे और ऊपर से इधर से भी लेयर बनी होगी ऐसे ऐसे। ये फ्रॉस्टेड स्ट्रक्चर होता है। आइस को देखा है कभी, मतलब घर में जब बर्फ जमा करते हो तो ऐसी ऐसी लेयर सी बनी होती है अंदर, तो वो एयर की वजह से फ्रॉस्टेड स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन आइस की वजह से स्टेरिएटेड बनता है। स्टेरिएटेड कैसा होता है, सिंपली हॉरिजॉन्टल ऐसे ग्रूव्स बने होंगे। जब ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं ना, वुड पे आपने देखा होगा, वुड पे ऐसी खिंचाव से बने होते हैं, तो वही होता है स्टेरिएटेड सरफेस। तो ग्रेविटी में भी स्टेरिएटेड सरफेस, आइस में भी स्टेरिएटेड, एयर में फ्रॉस्टेड और वाटर में पॉलिश्ड एंड शाइनी। और साइज आपने देखा कि इसमें भी साइज रिडक्शन हो रहा है, एयर में भी हो रहा है, आइस में भी हो रहा है, ग्रेविटी में भी हो रहा है, वाटर में हो रहा है, सारी तरह की फोर्सेस की वजह से, चाहे वो सस्पेंडेड है, अब्रेशन है, इम्पैक्ट है। एयर में नॉर्मली हो जाता है बस। और आइस में अगर हम गए तो ग्राइंडिंग एंड इम्पैक्ट एक्शन, ग्रेविटी में इम्पैक्ट एक्शन। शेप एंड राउंडनेस की बात करी फिर हमने कि वाटर में राउंड, एयर में भी राउंड, आइस में एंगुलर एंड सोल्ड, ग्रेविटी में एंगुलर एंड नॉन स्फेरिकल। उसके बाद सरफेस स्ट्रक्चर की बात करी तो वाटर में शाइनी पॉलिश्ड, एयर में फ्रॉस्टेड, आइस में स्टेरिएटेड, ग्रेविटी में भी स्टेरिएटेड। फिर आती है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब अरेंज हो जाना, खुद ब खुद अरेंज हो जाना सेडिमेंट्स का, एक असेंडिंग ऑर्डर में या एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पानी में आपने देखा है कि बड़े पत्थर साइड में होते हैं, फिर थोड़े छोटे 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 ऐसे ही होता है, तो कंसिडरेबल सॉर्टिंग हो जाती है। एयर में तो ऑब्वियसली फाइन पार्टिकल को एयर उठाएगी, तो उसमें भी एक अच्छी खासी सॉर्टिंग है। अब आइस में भी सॉर्टिंग कम होगी, ऑब्वियसली आइस को नहीं पता है ना, आइस को तो स्प्लिटिंग और थाइंग का पता है, उसको उसको ये पता है फ्रीज होना है और
क्रैक्स, मतलब मेल्ट हो जाना है तो क्रैक्स आ जाएंगे, और उसको ये नहीं पता है कि सॉर्टिंग क्या हो रही है ना। और ग्रेविटी को तो बिल्कुल ही नहीं पता है, वो कहता है कि बस मुझे तो फोर्स का पता है, मैं इतना फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में माइनर एब्रेशन होती है और लिमिटेड सॉर्टिंग होती है। तो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा खास था, इसको आ जाओ रिवाइज करते हैं एक बार। मैं इसको अरेज कर देता हूँ, ये मेरा पहला रिवीजन है, सो लेट इट अरेज। उसी डायग्राम को हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये डायग्राम बैठ जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस दिस। सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहली बात है कि पानी की वजह से साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यस इट रिड्यूसेस। और रिड्यूस होने का कारण क्या है, आइदर इट बी सस्पेंडेड लोड और इट बी इम्पैक्ट लोड और अब्रेशन। तो सारे की सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। एयर में भी कंसिडरेबल रिडक्शन हो जाती है, आपने देखा ही है कि कंसिडरेबल रिडक्शन हो रही है। आइस में भी रिडक्शन इज हैपनिंग, कंसिडरेबल रिडक्शन इज हैपनिंग। कंसिडरेबल रिडक्शन और आइस में क्यों हो रही है, स्प्लिटिंग एक्शन की वजह से, स्प्लिटिंग एक्शन की वजह से। ग्रेविटी में भी अच्छी खासी रिडक्शन इज हैपनिंग बट ड्यू टू इम्पैक्ट और इसमें माइनर अबरेशन। देन वाटर में शेप एंड राउंडनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर वाटर से कोई सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हुआ है तो उससे शेप एंड राउंडनेस पे क्या फर्क पड़ता है, हमने देखा ही, शेप क्या हो जाती है, राउंड हो जाती है। ठीक है, एयर में भी अच्छी खासी राउंड हो जाती है। आइस में क्या इफेक्ट पड़ता था शेप में, सो एंगुलर और सोल। और ग्रेविटी में एंगुलर तो होता ही था और आज के दिन स्फेरिकल भी चला जाता था। अच्छा, उसके बाद देखो सरफेस टेक्सचर, पानी में कैसा, पॉलिश्ड, स्मूथ, शाइनी। एयर में फ्रॉस्टेड, फ्रॉस्टेड कैसा था, दोनों तरफ है ना। और आइस में स्टेरिएटेड, स्टेरिएटेड ग्रूव्स टाइप। सॉर्टिंग, अच्छी खासी सॉर्टिंग, इसमें भी स्टेरिएटेड ना। सॉर्टिंग इसमें पानी में अच्छी खासी सॉर्टिंग, तो कंसिडरेबल सॉर्टिंग नहीं, गुड सॉर्टिंग, मतलब कह सकते हो हाई सॉर्टिंग, अच्छी सॉर्टिंग हो जाती है। इसमें भी अच्छी खासी सॉर्टिंग हो जाती है। आइस में होती है क्या, नहीं, इसमें अच्छी सॉर्टिंग नहीं होती। ग्रेविटी में तो बिल्कुल भी नहीं होती, और ऑर्गेनिज्म में थोड़ी बहुत हो जाती, लिटिल। आ गया समझ में। ये चार्ट जिसको याद हो गया ना, उसको इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन सेडिमेंट समझ में। आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब थी स्टेजेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हमने बात करी कि क्या है सॉइल, कैसे बनती है सॉइल, दिस इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। सॉइल फॉर्मेशन की असल में प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को हमने देखा। सबसे पहले सॉइल को देखा, सॉइल कैसे बनती है, फिर वेदरिंग पे बात आई थी, तो हमने फिर स्टेजेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को अच्छे से देखा, पेडोजेनेसिस, लिथिफिकेशन। फिर हमने वेदरिंग पे प्रॉपर चर्चा करी कि फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग कैसे होती है, फिजिकल वेदरिंग कैसे हो रही है, केमिकली वेदरिंग कैसे हो रही है, कैसे मिनरल कंटेंट चेंज कर जा रहा है। और फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन को प्रॉपरली स्टडी किया और इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखो। एंड फाइनली देखो, चाहे वाटर है, आइस है, एयर है, ग्रेविटी है, ऑर्गेनिज्म, यहाँ से जो जो सॉइल्स बनेंगी वो क्या करेंगी, एक जगह पे जाके डिपॉजिट्स कर जाएंगी। तो एक जगह पे जाके डिपॉजिट कर जाएंगी, इसीलिए ये देखो एलुवियल डिपॉजिट, लैक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट, मेराइन डिपॉजिट, एओलियन डिपॉजिट, ग्लेशियल डिपॉजिट्स, इन सब चीजों के नाम पड़ गए। जैसा डिपॉजिट हुआ वैसा ही डिपॉजिट का नाम पड़ गया। अगर डिपॉजिट रनिंग वाटर में हुआ, अगर डिपॉजिट रनिंग वाटर में हुआ तो उस डिपॉजिट का नाम पड़ गया एलुवियल डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट स्टिल या फ्रेश वाटर ऑफ लेक्स में हुआ तो उस डिपॉजिट का नाम पड़ गया लैक्यूस्ट्राइन डिपॉजिट।
अगर वो सी वाटर में हुआ तो उसका नाम पड़ गया मेराइन डिपॉजिट। अगर वो विंड में हुआ, मतलब विंड ने उस डिपॉजिट को किया, विंड ने उस डिपॉजिट को किया, तो उसका नाम पड़ गया एओलियन डिपॉजिट। अगर उसी डिपॉजिट में को आइस ने किया, आइस ने ट्रांसपोर्ट किया, तो उसका नाम पड़ गया ग्लेशियल डिपॉजिट। उसी डिपॉजिट को अगर ग्रेविटी ने किया तो उसका नाम पड़ गया टेलस, या आप कमुलोस भी बोल सकते हो, तो उसका नाम पड़ गया कमुलोस डिपॉजिट। तो ये अलग अलग तरह की सॉइल्स बन गई, ठीक है। और उसी अलग अलग तरह की टाइप्स ऑफ सॉइल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये देख सकते हैं आप कि देयर आर ऑलमोस्ट 18 टाइप्स ऑफ सॉइल जो इन्हीं डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स के बेसिस पे बन गई और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बेसिस पे बन गई। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो regarding all the types of soil. So I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। So please like and share my videos और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। एंड इस वीडियो में मैंने यही ट्राई किया है कि आपको प्रॉपरली चैप्टर 1 से कोई भी ऐसी मेजर कॉन्सेप्ट मिस ना हो जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। बाकी चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें वही सारी चीज़ें देखनी है जो इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।